नमस्कार, मैं हूं सिकन शेखर वाजपेयी। जिस इंटरव्यू को लेकर मैं अभी आपके बीच आ रहा हूं, काफ़ी समय से इंतज़ार था। आज जब विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है तो कई बातें हमारे सामने हैं। विश्व कैंसर दिवस में क्या कैंसर के लक्षण के बारे में बातचीत की जाए, या फिर विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैंसर से बचाव हो, इस पे बातचीत की जाए, या फिर कैंसर बीमारी के इर्द गिर्द जो चुनौतियां बन रही है, इन मसलों को लेकर बातचीत की जाए। दरअसल मुद्दा क्या हो, ये तमाम सवाल है जिन सवालों को लेकर मुझे लगता है कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि किन पहलुओं पर हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब इन पन्नों को अपने करीब रखते हैं और इन पन्नों के ज़रिए जब चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं तो देश की स्थिति इतनी सामान्य नज़र नहीं आती है। किसी कैंसर हॉस्पिटल में बैठकर कैंसर के विषय पे बात करना सिर्फ किसी कैंसर हॉस्पिटल का एक एजेंडा नहीं होना चाहिए कि पब्लिसिटी है। नहीं साहब, पब्लिसिटी नहीं है। और ना हम कुछ ऐसे सवाल और जवाब करने जा रहे हैं जिससे कोई पब्लिसिटी का हिस्सा बने। मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर हैं जो आज इस इंटरव्यू में मेरे साथ जुड़ेंगे। जरा सी देर में डॉक्टर आशीष हाडिया जी को मैं यहाँ पे स्पेशली इन्वाइट करने जा रहा हूँ। कई सवाल, कई जवाब, लेकिन इन सवाल और जवाब के इर्द गिर्द एक पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव को लेकर लंबे समय से इंतज़ार था कि विश्व कैंसर दिवस पर इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाए। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये प्राउड मोमेंट भी है, तब जब कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त एक एक करके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रही है, और ऐसे में यहाँ के मैसेज वहाँ जाना, फिर वहाँ के मैसेज को यहाँ लेना, कुछ इनिशिएटिव में मिलजुल कर कंट्रीब्यूट करना और देश के तमाम लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देना इस वक्त की एक बड़ी चुनौती तो है। और इसमें ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं हम सभी के लिए मददगार भी। चलिए बिना समय गवाए देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर उपनिदेशक डॉक्टर आशीष हाडिया जी का स्वागत करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार शेखर जी, धन्यवाद आपने इस महत्वपूर्ण दिन पर मुझे जुड़ने का, लोगों से जुड़ने का और फेसबुक लाइव पे आने का मौका दिया। धन्यवाद शेखर जी। आशीष जी, ये मौका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम इतने सामान्य तरीके से हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। एक तरफ केसेस की संख्या बढ़ रही है, एक तरफ जो मृत लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है, कैंसर बीमारी से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक कैंसर एक्सपर्ट के नाते अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वो संदेश है जो इस वक्त आपके जहन में चल रही है तब जब हम विश्व कैंसर दिवस जैसे दिन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये दिन बहुत पुराना नहीं है, हम वर्ष 2023 में बैठे हैं, 2000 से ये सफ़र शुरू होती है। हालांकि 1993 में पहली दफ़ा ये मनाया जाता है। 28 साल आप कह सकते हैं, 28 साल का सफ़र है, लेकिन ये चुनौती इतनी बड़ी है कि हम आपस में अगर डिस्कस करना शुरू करें तो बिजली जैसा एक माहौल हो जाता है। शेखर जी, मैं इस पे एक बहुत अच्छा हमने एक व्यू दिया है मुझे सोचने के लिए, और बहुत से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आई गेस कि क्योंकि ये जो कैंसर है या कैंसर की बीमारी है बड़े लंबे समय तक चलते हुए आ रही है। और मुझे एक बात तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि जो भी हम इसका समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं, हम पहुँच नहीं पाए हैं, या जो रास्ता अभी जब सो कॉल्ड पॉपुलर रास्ता जो हम चलते आ रहे हैं कैंसर पेशेंट, वो रास्ता भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस वजह से हम मुकाम पे तो छोड़िए, हम उस रास्ते पे भी सही नहीं चल पा रहे हैं। क्योंकि आज देखिए, हर साल, मैं हिंदुस्तान की ही क्यों ना बात करूं, सिर्फ इंडिया में हर साल 17 से 18 लाख पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होकर के इलाज करते हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा की मृत्यु उसी साल हो जाती है। एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ये, और ये मेरे या किसी और के आंकड़े नहीं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और ये तो वही आंकड़े हैं जो जहाँ तक पोस्ट हुआ गया है अभी तक, और कितने ही और होंगे जो बहुत ही पीछे होंगे अभी तक, जो छुपे हुए होंगे एक तौर पर। तो ये तो मैं बहुत एक निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी हमारा रास्ता है, शायद हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। हमें कुछ और चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। हमें इसका ट्रीटमेंट और बेहतर तरीके से ढूंढने की ज़रूरत है। डॉक्टर आशीष जी, आज जो हम बातचीत हैं कई मायनों में करने जा रहे हैं। ये बातचीत हम 2-3 पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ, एक तो डॉक्टर अजय हाडिया सर का हमने देखा कि 2303 शब्दों में एक लेख पब्लिश किया गया जिसमें कई पर्सपेक्टिव को जन्म दिया जा रहा है।
कई बातें हैं जिसको हम नए सिरे से कर सकते हैं। मुझे लगता है इस पे 24 घंटा भी अगर बात करें तो कम है। गवर्नमेंट की एक अलग योजना है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से कार्य कर रही है, चुनौतियाँ कुछ और है, नई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत कुछ और हमें नज़र आती है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो हो गया कि कैंसर के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, और एक है कि हमारे पास जानकारी होते हुए भी हम कोई पहल नहीं कर रहे हैं। हमने एक बाज़ारवाद का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जिस बाज़ारवाद के ज़रिए ही कैंसर को हम जन्म देने की कोशिश में लगे हैं। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव आपके जहन में आ रहा है एक इनिशिएटिव के तौर पे, देखिए कई चीज़ें इस वक्त शुरू हो रही है, कई बातें हैं जो हम खास तौर पे गवर्नमेंट के एजेंडा में नज़र आती है, कुछ चीज़ें हो सकती है नहीं है, लेकिन क्या इनिशिएटिव है जो आपको लगता है कि इस वक्त लेने की ज़रूरत है? देखिए सर, एक बाज़ारी रूप में बात करूं तो कैंसर इज़ एन $8 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $8 ट्रिलियन, मतलब उसका इलाज जो है एक तरीके से इतना बड़ा हो चुका है, एक बिज़नेस बन चुका है। हम इसमें कीमो ले लें, रेडिएशन ले लें, या बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी या कैंसर संस्थान ले लें जो सिर्फ कमाई के तौर पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके वे सर्जरी प्रोटोकॉल, जो उसको सो कॉल्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसके बाद भी हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हमको मालूम, हमें पता है कि पेशेंट सर्वाइवल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार वही चीज़ करते रहते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट, या मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस है, कहा गया है कि पेशेंट्स बार बार उनके पास जाता है कि एक बार रिकरेंस हो गया, 2 बार रिकरेंस हो गया, लेकिन पेशेंट को ये नहीं कहा जाता है कि अब मत कराइए या अब हम नहीं कर सकते। जब पेशेंट मरण स्थिति में आ गया है और डेथ टू बेड है, उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि अब जाइए। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ एडमिटेड हैं जो विपल सर्जरी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करवा के चुके हैं, उसके बाद सर्जरी कीमो पे कीमो ले चुके हैं, और उसके बाद भी उसके बाद हमारे पास आए हैं। तो ऐसे ही ये जो बाजारू रूप इसको दे दिया गया इस बीमारी को, और उसका फ़ायदा लेने वाले बहुत। अब इनिशिएटिव की मैं बात करूँ शेखर जी, तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, जब हम देखते हैं गवर्नमेंट साइट्स पे देखते हैं या गवर्नमेंट की हम सोचते हैं विचार, में दंग रह गया। मतलब बहुत उच्च विचार है गवर्नमेंट के। हमको लगता है कि मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि देखने के बाद कि अरे वाह, गवर्नमेंट इतने प्रोस्थेटिक तरीके से काम कर रही है, हर एक बिंदु को जांच रही है, मतलब देखने वाले बहुत है, लेकिन हम मार कहाँ खा रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ हो ही नहीं रहा है। जो है सिर्फ जो ग्राफ है, जो चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही हैं कि हाँ हम ये इनिशिएटिव लेने वाले, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो ही नहीं रहा है शेखर जी। ग्राउंड पे सिर्फ उन्हीं बड़े बड़े संस्थान का नाम है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, बस वही दिखते हैं हमें, और सिर्फ इस वजह से कि आप आइए बायोप्सी कराइए, कीमो लीजिए, रेडिएशन लीजिए, बस। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपके पास प्लान है, आपके पास रोड मैप है, वो बहुत अच्छा रोड मैप है वो, लेकिन आप उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे या आपको या किसी और को, मुझे लगता नहीं है कि एक्स्ट्रा इससे कुछ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो करा है वो मोर देन इनफ है, लेकिन बस वही काम हो नहीं रहा है। आज हम बजट पे भी बात करें, बजट पे हम जब देख रहे थे, हम 1 फरवरी में सिगरेट महंगी हो गई है, लेकिन सो कॉल्ड आईटीसी जो उसकी ब्रांडिंग है, वो उसके शेयर डबल हो गए। सिगरेट महंगी हुई लेकिन आईटीसी के ब्रांड डबल हो गए। अब उसके शेयर वैल्यू कितनी डबल हो गई। आपने उस चीज़ को महंगा करा है, लेकिन उसमें भी मोनोपोली कितनी बड़ी करी है, आप ये नहीं देख रहे। जब आप देखेंगे सोचेंगे कि तो भले गवर्नमेंट ने तो एक राहत नहीं दी है, उनको तो और कमाने का उसमें मौका मिल गया। सो इनिशिएटिव लेने की, तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है उसको हम बोलते हैं कि आप उसको शुरुआत करें, उसको ग्राउंड पे लेकर के आएँ और लोगों को उस तरह से फ़ायदा पहुंचाना चालू करें। हमें ज़रूरत है यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कैंसर को डेडिकेटेड हो। हमें ज़रूरत हो ऐसे संस्थान की जहाँ पे कोई भी पेशेंट खाली हाथ वापस ना जाए। हमें ज़रूरत है ऐसे मोनोपोली को हटाने की जहाँ पे अगर कैंसर पेशेंट का सही से इलाज हो सके। हमें ज़रूरत उस चीज़ की। ऑल राइट, और मैं अपने व्यूअर्स से भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप इन तमाम पर्सपेक्टिव के इर्द गिर्द अगर आप कुछ बातें सोच रहे हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो आप लिखिए। आपके इन मसलों को लेकर चाहूँगा कि डॉक्टर आशीष जी से मैं भी बातचीत करूँ, और अगर ये पर्सपेक्टिव लोगों को एजुकेट कर सकती है तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत बेटर वे में जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर आशीष जी अभी खुद बजट का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस पे और डिटेल्स में हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। मेरे पास वो पेज भी है डॉक्टर आशीष जी, तकरीबन 88,956 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया जाता है। अब समझिए 88,000, अगर लास्ट ईयर जाएंगे तो 35,000 करोड़ रुपए का सिर्फ आपका टीका था कोविड का। जी बिल्कुल। और 35 दूना 70 अगर कर दे तो 70 के करीब 88 है। अब समझिए, मतलब स्वास्थ्य का पूरा
बजट 88,000 करोड़ और लास्ट ईयर सिर्फ कोविड का बजट 35,000 करोड़। मतलब एक बीमारी के सामने आधा बजट तकरीबन दिख रहा है। लेकिन मज़े की बात है, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा, कोविड जैसी बीमारी पे इस वक्त 2023 में आप पीआईबी के साइट पे जाइए, वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय का डिटेल्स निकालिए, क्या प्रेस रिलीज जारी की गई है, कोविड के कितने मरीज़ इस वक्त पाए गए, पूरे 24 घंटे का रिकॉर्ड मिल जाएगा, कितने लोग ठीक हुए वो मिल जाएगा। तकरीबन 1,000 के आसपास एक्टिव केसेस, कितने लोग ठीक हुए इसी के इर्द गिर्द, उस समय से लेके आज तक टोटल कितने मरीज़ ठीक हुए उसका डाटा गिना जा रहा है। ये लोग के पास गिनती करने का इतना अच्छा समय है। लेकिन जो कैंसर मरीज है, देखिए 1 घंटे में तकरीबन 166 के करीब 2022 का डेटा बता रहा है। 1 घंटे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतनी देर में 166 कैंसर मरीज नए आ जाएंगे हमारे सामने। इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब कैसे कंपेयर करना चाहेंगे? कोविड का एक तरफ गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, अच्छा खासा बजट दी, लेकिन जो कैंसर जो बीमारी है इसको साफ इग्नोर किया गया है। कहीं से कोई डेटा नहीं है जो हर मिनट ये बता दे कि इतने मरीज़ ठीक हो रहे हैं, इतने मरीज़ नए आ रहे हैं। ये तो मैंने 2022 का एक मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैंने निकाल दिया, लेकिन कितने एक्टिव केसेस हैं जिस पे गवर्नमेंट ने अचीवमेंट हासिल की है। कोविड और कैंसर को लेकर मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओपिनियन शेयर करें। सर देखिए, कोविड जो आई थी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमको देखने को मिली, और इसका बड़ी जल्दी ही राजनीतिक स्वरूप बदल गया। इस बीमारी का हमने जब देखा कि हर एक राज्य अपनी वाहवाही करवा रहा था उसमें कि हमने इतने पेशेंट्स ठीक करे या इतने बेड हमने अलॉट कराए, और उसके बाद हमने गरीबों को अपने वहाँ छोड़ा और ये सब। तो क्या जो, क्योंकि आप देख रहे थे महामारी कुछ समय के लिए थी, 2-4 साल 10 साल मैक्सिमम 10 साल जाती है, लेकिन जब वो महामारी थी तो उसको एक उसका अपॉर्चुनिटी रूप में ले लिया। लेकिन हम हार वहाँ रहे हैं कैंसर में, क्योंकि हमारे पास एक पूर्ण इलाज अभी तक उस चीज़ का उपलब्ध नहीं हो पाया, या हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ अगर हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो कोई भी उसका उतना उपयोग नहीं कर पाने। तो हम भी तक जो है, जैसे मैंने 8 ट्रिलियन बताया, कहीं 800 गुना ज़्यादा इस कमाई का स्वरूप बन चुकी होती है। कि कोविड में हम देख चुके हैं सबने मनमानी करी है, कोई हॉस्पिटल से लेकर के छोटे से क्लिनिक तक, सरकार से लेकर प्यून तक, एक वार्ड बॉय तक ने मनमानी करी है उस कोविड के चक्कर कोविड में। और वही चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वरूप कैंसर का भी बदलते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ बढ़ रही है, आपने बोला 166 हर मिनट बहुत बड़ी संख्या होती है, और शायद कोई वो चीज़ दूर नहीं कि आज हर 10 में से 1 आदमी जो हिंदुस्तान में है उसे कैंसर का खतरा है या कैंसर हो रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा बन जाएगा, और वो कैंसर पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जीवन शैली सरकार हमें दे रही है, इन द फॉर्म ऑफ जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, जैसे हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम इसमें इन्वॉल्वमेंट मान लें, हमसे कहीं पहले उन लोगों को ये चीज़ हो गई थी, तो हमको सीखने के बजाय हम उसी में और लिप्त होते जा रहे हैं। जो सो कॉल्ड वेस्टर्न लाइफ हम जी रहे हैं, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा एक कारण है, और ये बहुत चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं कोविड को और कैंसर से। डॉक्टर आशीष जी, एक सवाल यहाँ पे उठेगा। आज दिन भर की अगर मैं दिनचर्या की बात करूँ तो कई मीडिया से आप रूबरू हुए। आज सोशल मीडिया पे भी कई वीडियोस देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से पब्लिश किए गए हैं, जिसमें आपकी बाइट खूब चल रही है। लेकिन आज का जो दिन था वो विशेष तौर पे देखूँ तो कैंसर की जंग जीतेंगे हम। जब इस लाइन को बोलते हैं तो क्या लगता है कि वाकई कैंसर से जीत सकते हैं, या फिर ये जो जंग है, जंग एक मरीज के संदर्भ में है, जंग एक पूरा ब्रह्मांड के संदर्भ में है, जहाँ पे हमें रणनीति बनाने हैं, जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, जहाँ पे मरीजों को सही इन्फॉर्मेशन देने हैं कि आप प्राकृतिक इलाज के जरिए आगे बढ़िए। ये जंग को आप किस तरीके से देखते हैं? फिर मैं विस्तार से बात करूँगा इस थीम पे। देखिए सर, जो एक जंग है, जंग शब्द है, जंग हमेशा खुद की होती है। हम किसी का सहारा लेकर के जंग नहीं जीत सकते या लड़ सकते हैं, किसी और की आर्मी हमारे लिए नहीं लड़ती है। उसी प्रकार से कैंसर जो है एक लक का गेम बनाया हुआ है लोगों ने। लक का कैसा? जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, सर दिस रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं और रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आई हैं, डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, आप ऑपरेट, फर्स्ट थिंग ऑपरेट है तो क्योर है, अदरवाइज कोई क्योर नहीं है। तो ऑपरेट अगर हो जाएगा और उसके बाद वो लक दे देगा आपको
कि हो सकता है कि ये वापस से आए। हम देखते हैं 90% केसेस में कि वापस आ गया। और फिर मतलब ये लक का गेम हो गया। जंग लक से नहीं जीती जाती शेखर जी। हमें उस समय तैयार होकर खड़े होना होता है। जब अगर कोई कैंसर योद्धा या कैंसर पेशेंट हमारे साथ में है तो उसे खुद तैयार होना है, खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। अब कैसे खड़े होना है? आपको हर चीज़ वो कर लेनी है जिससे कैंसर दूर भागे, और इसके भरपूर हमारे पास मौजूद है, इसकी स्टडीज़ मौजूद हैं, इसके लिटरेचर्स मौजूद हैं, इसकी कई बुक्स मौजूद हैं जो साफ साफ बोलती हैं कि अगर आप ये चीज़ें पालन करने लग जाएं तो आप इस कैंसर को इरेडिकेट कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम लक के भरोसे चले जाते हैं, डॉक्टर्स के भरोसे चले जाते हैं कि ये जो बोलेंगे या ये वो करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस समय, मैं कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाऊं, मैं कैसे उस चीज़ को अपने हम ख़त्म कर सकें। हम बोलते हैं सबसे बड़ी बात प्रोटीन की होती है कि यार हमको डेड प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लेते वही हैं। अल्टीमेटली कैंसर जब हम ऑपरेट हो गए उसके बाद भर भर के हम प्रोटीन ले रहे हैं और वो चांसेस बढ़ा देता है रिकरेंस के। हम ये नहीं सोचते कि ऑपरेट को दूर रखें, कुछ टाइम के लिए हम शाकाहार हो जाएं और एक सिर्फ और सिर्फ फल और फ्रूट खाएं। हम वो नहीं खाएंगे, हम उसके उल्टी तरफ चले जाएंगे। कई बार पेशेंट आते हैं जो हमें बोलते हैं, दो ही पेशेंट एक किस्म के हमारे पास बहुत के कभी कभार हमारे पास होता है, और ये शायद यही मेरे दिमाग को क्लिक करा कुछ टाइम पे। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक ही किस्म के कैंसर से पीड़ित थे, एक जो करवा चुके हैं और एक जो उसने कुछ नहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया इन द फॉर्म ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट जिन्होंने नहीं लिया। अब जिसने लिया है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है, और उसी टाइम पीरियड में मतलब 2-4 महीने के आगे पीछे हमको डायग्नोज हुआ है, और एक ने कुछ भी नहीं किया 3 साल से, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके उसको तकलीफें बढ़ रही हैं लेकिन धीरे धीरे, और एक ने ऑपरेट करवा लिया, रेडिएशन ले लिया, कीमो ले लिया, उसकी स्थिति दयनीय हो गई और इट्स डेड टू डेथ। तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो चीज़ें बिगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी तो हम उसको कहीं हद तक उसको हम खुद ही कंट्रोल में कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट या विदाउट एनी मेडिसिन, आई वुड से रादर से। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई जो जंग है वो हमको खुद लड़नी है, हमारे खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। हम शुरुआत से ही बोलते हैं, देवी अल्लाह शुरुआत से यही बोलता है कि जब तक कैंसर पेशेंट में जीतने की तमन्ना है, लड़ने की तमन्ना है, तब तक वो वॉरियर है, तब तक वो जीतना है, जीत सकता है वो। और जहाँ उसने लड़ना छोड़ दिया, हार गया, और मतलब ये बदनसीबी है कि पेशेंट जाते से ही हार जाता है। जाते से किसी कैंसर हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाते से वो देखता है और वो सोचता है कि मेरा अंत आ गया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर योद्धा तभी है जब लड़ने की क्षमता होती है। हम कमज़ोर बना करके नहीं लड़ा सकते पेशेंट को कि पहले हमने सब कुछ कर दिया, बहुत कमज़ोर बना दिया, बोला कि अब लड़ो, कहाँ से लड़ेगा? तो ये लक के बजाय हमें खुद खड़ा होना चाहिए, कैंसर पेशेंट को खड़ा होना चाहिए और खुद लड़ना चाहिए। उस पर रिसर्च करे, उसके लिए काम करे, एक्सरसाइज करे, उपवास रखे और चीज़ों को इलैबोरेट करके। हमारा सेल्फ हीलिंग जो भगवान ने हमें दिया है शेखर जी, एक बहुत ही बड़ी ताकत हमारे अंदर दी है जिसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा पेट खराब, हम खुद देखते हैं हमारा कभी पेट खराब होता है तो अगर हम उस दिन उपवास रख लें, खिचड़ी खा लें, दही खा लें, तो नेक्स्ट डे 1-2 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते, हम एक एंटासिड खाते हैं और फिर खाने पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप की अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक हम चीज़ों को, तो ये सेल्फ हीलिंग जो प्रोसेस है, जो सेल्फ हीलिंग पावर है हमें बढ़ाना। और इलेक्ट्रोपैथी क्या है साहब? इलेक्ट्रोपैथी क्या है? ये सेल्फ हीलिंग को तो बढ़ा रही, इम्यूनिटी को तो बढ़ा रही, आपके अंदर की क्षमताओं को। ये मेरा कॉन्सेप्ट, मैं देखता हूँ कि मैं इस तरह इलेक्ट्रोपैथी को देखता हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी करती क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके अंदर के जो नॉर्मल जो स्टेप्स होती हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आपका घाव 1 दिन में या महीने भर में ठीक होगा, इलेक्ट्रोपैथी की मदद से वो 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन में ठीक होगा, क्योंकि उसने उस प्रोसेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। इलेक्ट्रो मेरे लिए वो है कि आपके अंदर की जो हो रहा है, आपकी प्रोसेस आपके अंदर ही होना है, वो नेचुरल है, वो होना ही है, लेकिन वो समय ज़्यादा लग रहा है या उसमें कहीं ना कहीं लीकिंग है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये चीज़ इसलिए हम ट्रीट अच्छे से कर पा रहे हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि आपके अंदर प्रोसेस है हीलिंग की। आप कैंसर से लड़ सकते हैं, आपका शरीर इतना मजबूत है कि आप कैंसर से लड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोपैथी मदद कैसे कर रहा है? उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा करके। तभी हम देखते हैं महीना 6 महीने के अंदर कैंसर फ्री हो रहे हैं पेशेंट्स। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जो अर्ली स्टेजेस में। ओके, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर मैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल को देखूँ, पेशेंट को ठीक भी किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल है,
रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ पे हर दिन अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अगर ये संदेश गवर्नमेंट को देना हो, लोगों को अवेयर करना हो, कैंसर के संदर्भ में जो अचीवमेंट हमें मिल रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मरीज़ यहाँ से सक्सेसफुली ट्रीट होके निकल चुके हैं, जिनको सबसे बेहतर यहाँ से परिणाम मिले हैं, तो बेहतर मरीजों के जो परिणाम मिले वो एक्सपीरियंस क्या है, किस तरह के मरीज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, कहाँ से उन्होंने किस तरह का ट्रीटमेंट लिया या फिर डायरेक्ट यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, वो पूरी जो जर्नी है, मैं चाहूँगा संक्षेप में इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाली जाए। देखिए शेखर जी, इसका जवाब मैं शायद पहले दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ कि हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आए हैं, जो एक मैं बोल सकता हूँ कि कैंसर अभी तक मुक्त हैं, रिकरेंस का कोई अभी तक केस नहीं आया, जिन लोगों को, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज करी है। लाइफस्टाइल कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए, साथ ही साथ में पूर्णतः वेजिटेरियन और पूर्णतः आप अनाज को छोड़ दीजिए। जिसने ये चीज़ पकड़ ली उस पर रिजल्ट ही अनबिलीवेबल आते हैं। माँ प्रकृति ने हमें ठीक करने की ठानी है, हम ये सोच लें अगर, तो माँ प्रकृति हमें बिल्कुल ठीक कर देगी। ये दवाइयाँ, साथ ही साथ में हमारी डाइट, अगर हमने ऐसा कुछ प्रोपोर्शन दिया ही नहीं बॉडी को जिससे कैंसर सेल वापस से डेवलप कर सकें। कैंसर सेल डेवलप कैसे करते हैं? या तो उसमें छोटा सा सेल रह जाता है, फिर से मल्टीप्लाई करता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है? हमारी बॉडी से ही मिल रहा है, प्रोटीन से मिल रहा है, डेड फूड से मिल रहा है। अगर हम उसी को इरेडिकेट बंद कर दें तो उससे हमारे बॉडी में वो डेवलपमेंट के हिस्से बहुत कम हो जाएंगे। 67 ईयर्स ओल्ड मिस्टर रामलाल, जो कैंसर चेस्ट अपने लंग्स के पेशेंट हैं, वो 2-3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए। राज जाना तो यही, मेडिसिन तो हमने कंटिन्यू करी, साथ ही साथ में पूर्ण तरह से सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ गए थे। वो शुगर या नमक का एक दाना तक नहीं लिया उन्होंने, तेल को छुआ नहीं, देखा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पहलू मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तो ठीक है, मैं अगर बाहर की भी बात करूँ कि अगर टेक्सास यूनिवर्सिटी का हम बहुत बोलते हैं, इंटरनेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके बगल में ही आप देखिए हिपोक्रेट्स हीलिंग सेंटर है सर, हिपोक्रेट्स हीलिंग सेंटर, और वहाँ के आप डाटा निकालिए, ठीक होने वाले की डबल वैल्यू है एक हायर कैंसर इंस्टीट्यूट से। किससे? सिर्फ हीलिंग सेंटर। वो सिर्फ आपको खाना पीना दे रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं, और उससे वो कैंसर से लड़ रहे हैं और बहुत हद तक लड़ रहे हैं। ऑलराइट। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी को बढ़ावा दी जाए, एक तो हो गया कि हम जो सक्सेसफुल ट्रीटेड पेशेंट हैं उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक लिस्ट भी है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड डिफरेंट टॉपिक्स के ज़रिए एक थीम लाई गई, जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर कैंसर से डरना नहीं लड़ना है, ये हमने देखा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से। इस वर्ष जो है कैंसर की जंग जीतेंगे हम। इसी तरीके से विश्व में भी अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। अगर मैं इस वर्ष की अगर बात करूं तो क्लोज द केयर गैप पे बात हो रही है। इसके पहले आई एम एंड आई विल था, उसके पहले वी कैन आई कैन था। ये छोटे छोटे शब्द में जो संदेश आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वही छिपा है, सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तथ्यों को लेकर, जिस तथ्य में एक भ्रामक है, अफवाह है, गलत जानकारियां हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर आपकी एक्सपीरियंस में देखूं, जिस तरीके के मरीज अभी आई थिंक तकरीबन कितने पेशेंट से आप रूबरू हो चुके हैं इस हॉस्पिटल में? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, पर इट्स वुड बी 4000 आसपास है इन 3 सालों में। 4000 से भी अधिक कह सकते हैं। अगर मैं पूछूं कहाँ पे मिसगाइड होने की चांसेस होती है कैंसर मरीजों को? देखिए सर, मिसगाइड तो वो शुरू से ही हो जाता है आई गेस, क्योंकि मेरी एक जो धारणा अभी तक बनी है, जो कैंसर पेशेंट को हम जो देख रहे हैं और जो धारणा बनी है, उसमें वो मिसगाइड पहले ही हो जाता है। द डे फर्स्ट जब वो बायोप्सी के लिए जाता है, या डे फर्स्ट जब डॉक्टर बोला जाता है कि अभी ये हो सकता है कैंसर हो, पर प्रूफ करने के लिए हमें बायोप्सी करानी, तो मिसगाइड तो वहीं हो गया हो। क्योंकि ये भी प्रूव्ड है कि अगर जहाँ आपने उस पर पिन चुभाई वो अपना 100 गुना ज़्यादा, और होता भी यही है शेखर जी, जो पेशेंट बायोप्सी करके आया है वो उसका एक ही वर्ड होता है, यहाँ से खून निकलना चालू हो गया, पस बनना चालू हो गया, दर्द चालू हो गया जब से हमने बायोप्सी कराई। तो मिसगाइड तो शुरुआत में ही हो गया। और जो बच के आ जाते हैं, मतलब पहली चीज़, अगर डायग्नोज कर रहा है डॉक्टर, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, लेकिन कंपलसरी है आपको बायोप्सी करना, और बायोप्सी में ही उसका कैंसर जो है पूरी बॉडी में फैलना शुरुआत हो जाती है। तो एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि हम ये गाइडेंस लें कि अगर डॉक्टर से हम पूछ लें पहले ही, पेशेंट पूछ ले पहले कि सर आपको चांसेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि डॉक्टर बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ 90% श्योर, इतना इनको एक्सपीरियंस, हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स जिनको बोला जाता है वो हैं वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, तो उनका एक्सपीरियंस उनको इतना ज़्यादा है कि वो देख के बता देंगे सिर्फ सिम्टोमेटिक कि ये कैंसर है या नहीं है। तो वो कैंसर जो है वो बिना बायोप्सी के भी प्रूव हो सकता है। और अगर वो पेशेंट नहीं चाहता है कि उसके साथ सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, क्योंकि आजकल लोगों को पता चलने लगा है कि उसमें कितना जोखिम है, तो वो पहले ही मना कर देते कि नहीं साहब हम उस रास्ते नहीं जाना है, तो वो बायोप्सी भी ना करवाएं, क्योंकि बायोप्सी उस चीज़ को बढ़ा देती है। तो ये मिस गाइडेंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक है उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते उस रास्ते पे चलना, वो अब वो मजबूर हो गए हैं चलने के लिए। अभी हमने डॉक्टर अजय हाडिया सर के आर्टिकल में देखा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महिलाएं जो हैं इस वक्त, कई ऐसी महिलाएं हैं जो कैंसर की जो जांच है वो नहीं करवा रही हैं, इवन दरवाजे, हॉस्पिटल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या लग रहा है इस चीज़, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, कैसे लोगों को अवेयर की जाए? सर देखिए, जो डायग्नोस्टिक टूल है या डायग्नोसिस जो हम करते हैं, बहुत बार महिलाएं जो हैं सबसे पहले नज़रअंदाज करती हैं। अब नज़रअंदाज करने का मकसद उनका ये होता है कि वो डर, जो भय है, जो भय अभी तक हमको पता चल गया है, वो भय उनको किस चीज़ का होता है? कैंसर होने का सबसे बड़ा भय क्या है? जब आप उनसे पूछेंगे तो कैंसर होने का सबसे बड़ा भय है कीमोथेरेपी। हम नहीं चाहते कि वो, क्योंकि वो जो दर्द है साहब कीमोथेरेपी का, वो जो रिग्रेट है कीमोथेरेपी की, वो पेशेंट को भयानक, बड़े बेरहम तरीके से जो मारने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है, उससे सबसे ज़्यादा औरतें जो हैं वो डरती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें उनके साथ शुरुआत हो। इसलिए वो सोचती हैं कि जब तक एन मौका नहीं आ जाए, जब तक मुझे तकलीफ चालू ना हो जाए, तब तक मैं वो चीज़ ना देखूं। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलती हैं कि नोड है। अब औरतों को लगता है कि चलो ये दूध की गिठान है, बहुत ही प्रचलन चला है कि यार दूध की गिठान है। जो पुरानी औरतें, जो अभी की नहीं, जो अर्ली एज तो नहीं, लेकिन जो पुरानी एज की हैं +50 या जिनको जब डायग्नोज होता है तो दे आर लाइक कि है तो दूध की तो गिठान है तो गल जाएगी। लेकिन जब वो फंगिटेरियन शेप हो जाता है, मतलब एकदम एक्सप्लॉइटिंग हो जाता है, खून पस वगैरह सब बनने लग जाता है, भयंकर बेतहाशा दर्द, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तब उनको बताती हैं कि ये हमारे पास है। तो डर का कारण ही मुझे लगता है कि उसका ट्रीटमेंट है। लोग कैंसर सुनते से ही उनको जो डर लगता है वो इस चीज़ के लिए लगता है कि अब कीमोथेरेपी या रेडिएशन की तरफ हमें जाना होगा, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब कर सकता है। आर्टिकल पे भी हम बातचीत कर रहे हैं, और जब हम स्वस्थ भारत का जिक्र करते हैं तो क्या लग रहा है कि मतलब स्वस्थ भारत के इर्द गिर्द तमाम जो बातें हो रही है भारत में दिख रही है। स्वस्थ भारत एक ऐसा शब्द है जो बहुत आसानी से हम ले सकते हैं, एक माहौल बन सकता है, सरकार की पूरी जो हवाबाजी है वो दिख सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वस्थ भारत बनने के लिए क्या भारत जो है परिपक्व है, मैच्योर्ड है, या फिर कुछ तैयारियां जो है वो कम पीछे चल रही है? इस सवाल का मैं जिक्र इस संदर्भ में कर रहा हूँ क्योंकि इस राष्ट्र का जो नाम है, जो संविधान है, जो परंपरा है, उसको नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश होती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हो, चाहे वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, 5th बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट के सेंस में भी इसे देखा जा सकता है। आपकी नज़र में एक स्वस्थ भारत बनना इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है, और स्वस्थ भारत बनने के लिए क्या लग रहा है कि वाकई हम परिपक्व हो गए हैं? सर, परिपक्व की बात कहूँ तो हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं हैं। हमारा आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है, जिसमें इंसान को ठीक करने की, सुश्रुत जी का नाम हर कोई, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। उन्होंने वो फादर ऑफ अ मॉडर्न सर्जरी जिनको कहा जाता है। तो हमको तो वो चीज़ मालूम है कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, कई वर्षों साल पुराने। तो हम परिपक्व तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सुश्रुत जी के कहने पे नहीं चलते हैं, हम आजकल मॉडर्न मेडिसिन पे चलने लगे हैं, उन लोगों के रास्ते पे चलने लगे हैं जिनको खुद नहीं पता कि हमको ठीक कैसे करना है, हमें ठीक कैसे होना है, उन्हें खुद नहीं मालूम है, क्योंकि वो खुद ट्रीट नहीं कर पाए। और हम जैसा देश, भारत जैसा संविधान, भारत जैसा देश, जहाँ पे कई ऋषि मुनि, कई बड़े बड़े महंत हुए हैं, कई बड़े बड़े हकीम हमारे यहाँ हुए हैं, ऐसे हकीम जो दवाई देते से ही ठीक करते थे। आपको याद हो कि जब अख्तावर खिलजी यहाँ हिंदुस्तान आया था, और जब उसने हमारे सबसे बड़े
यूनिवर्सिटी जो बिहार में नालंदा को जला दिया था, वो क्यों जलाया था उसे? क्योंकि वहाँ के हकीम जो थे उन्होंने उसको ठीक कर दिया था, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई और देश में ऐसे लोग मौजूद हों जो मेरे से या हमारे अफगानियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कैसे उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पूरे नालंदा परिसर जला दिया। तो ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य कि हमारे लोग हम ही पे भरोसा नहीं करते हैं, हमारी चीज़ों पे, हमारी सभ्यताओं पे भरोसा नहीं करते हैं। हम रूढ़िवादी बना दिए गए हैं। ये किसी एक धर्म को लेकर के नहीं या किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं, लेकिन ये हमारे खुद पे एक शय है कि जहाँ हमें सब चीज़ें मालूम है, हम बिल्कुल परिपक्व हैं शेखर जी, हम बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं, और हमें दिमाग है, हमें सबसे ज़्यादा, हमारा हिंदुस्तान आज सबसे यंग दिमाग हम कहा जाता है। हम भले ही कितने ही ज़्यादा, कितने बिलियंस में हो, लेकिन एक फ़ायदा है हमारे पास कि हमारे पास सबसे ज़्यादा आज यंग लोग हैं, यंग मौजूद हैं। लेकिन बस वो है कि हम सही रास्ते पे चलें, रास्ते पे हम चल रहे हैं, लेकिन एक इस चीज़ पे हम चलें, हम खुद पे विश्वास करें और उस आयुर्वेद या उस प्लांट जीवनी पे विश्वास करें, इलेक्ट्रोपैथी जो उसी की ब्रांच, उस पर हम विश्वास करें, ताकि हम खुद पे अपने आप को ठीक हो सकें, ना किसी और के अंधे विश्वास पे हम चलें, उसके बताए हुए रास्ते पे हम चलें, हम खुद का दिमाग इस्तेमाल करें और हम आगे बढ़ें, तो हम बिल्कुल उस चीज़ को हरा सकते हैं। आज मैंने आपका एक टेलीविज़न न्यूज़ बाइट में देखा कि आपने कहा कि इंदौर के लोगों के साथ साथ मैं सरकार को भी अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं देखूं तो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जहां पे सरकार को पूरी जानकारी दी गई, चाहे वो मुख्यमंत्री का जिक्र हो, स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र हो, राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय मंत्री का जिक्र हो, लगातार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ली जा रही है। आपको क्या लग रहा है, सरकार को अवेयर करना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, तब जब पिछले कई वर्षों से आप लगातार इस कोशिश में लगे हैं? सर, मुझे तो ये लगता है कि ये मेरे हाथ से पत्थर तोड़ने के हिसाब का काम है, क्योंकि अवेयर तो बात दूर की बात है, मैं ध्यान खींच लूँ अपनी तरफ सरकार का कैंसर को लेकर के, तो मैं अपनी जीत मानूंगा अभी शुरुआत में। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक वो चीज़ें ना, तो मैंने किसी आज के मौके पर, आज के दिन जब वर्ल्ड कैंसर डे हम बना रहे हैं और यूनिसेफ जैसी जो बड़ी वर्ल्ड की संस्थान है, WHO संस्थान, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे दुनिया के लिए, देश के, लेकिन हमारे कोई भी एक नेता, मुझे ट्विटर पे मैं देखता हूँ या करता हूँ, तो कोई एक ऐसा नेता या कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसने कुछ करा हो उसके लिए, या फिर एक दो लाइन का शब्द ही बोल दिया हो कि आज कैंसर डे है। और हम तो मतलब हमारे नेताओं को तो शायद, या हमारे जो सो कॉल्ड हमारे लिए, जो हमारे फेवर के लिए बैठे हैं, जिनको हमने चुना है कि हमारी रक्षा करें, हमारे लिए कुछ करें और हमारी बेहतरी के लिए कुछ करें, उनको तो शायद ये भी नहीं मालूम है कि आज कैंसर डे और हमको क्यों मनाना है और हमें कैसे उसको संस्थान को बड़ा बनाना है। तो मेरे लिए दुख की बात यह है, बड़े से बड़ा संस्थान है जो आज के दिन को भूल चुका है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है जिसके लिए मेरे को लगता है कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ हर्षोल्लास से हम सब चीज़ें मनाते तो हैं, लेकिन जो मनाना चाहिए वो हम भूल जा रहे हैं। डॉक्टर आशीष जी, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में जो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल है, उसके तरफ से जो है ट्विटर पे लाइक किया गया है, 2 पोस्ट को इस वक्त लाइक किए गए हैं देवी अहिल्या के, जिसमें एक तो पेशेंट का जो है वीडियो फुटेज है और दूसरा सर को, डॉक्टर अजय हार्डिया जी को, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर के द्वारा जो अवार्ड की जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको लाइक किया गया है। सो क्या कहना चाहेंगे यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के बारे में? सर, मैं UCC को तो पहले बहुत बिग थैंक यू, और मैं आई अप्रिशिएट, और मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मतलब एक बाहर की संस्थान, कभी दुख भी होता है कि हमारे घर के लोग हमें प्रोत्साहन नहीं देते और बाहर वाला हमें प्रोत्साहन कर रहा है। मैं चाहे UCC की बात करूं, चाहे इटली में बैठे हुए मैटी साहब के जो म्यूज़ियम था, उन्होंने जो हमको प्रोत्साहन करा, तो वो बाहर के लोग हमें देख रहे हैं शायद, और हमें एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम और आगे काम करें। जिस प्रकार से हमारा एक इनिशिएटिव चला था मैटी जयंती के रोज़ पे, जब सोनू सूद फाउंडेशन ने हमें प्रोत्साहन दिया था, तो ये प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, एक नई शक्ति देते हैं, ताकि हमको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, एक नई फुर्ती हम में भर देता है। जब मैं पहली बार UCC का पोस्ट देखा, आपने ही मुझे दिखाया था, हमारे लिए बहुत एक बड़ा गर्व का दिन था कि यार दुनिया में, हिंदुस्तान में शायद हमें कोई ना पहचाने, लेकिन
बाहर हमें बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए काम, हमारी इस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, शायद उन्होंने देखा हमारा हमारा प्रोफाइल व्यू भी करा और उससे हमें बहुत एक एनर्जी मिली कि यार उनको भी लग रहा है कि यार वो कुछ काम कर रहे हैं। मुझे भी लगा जब हम और आप जब उनकी उस पर गए, उनकी प्रोफाइल पे गए, तो हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिली कि वो कितना बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब एक वो भी हमें अपना समझ रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं और वो इंडिया में ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अप्रिशिएटेड चीज़ है। और मैंने ये भी देखा कि कोई इंडियन या कोई संस्थान उनके उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। ये एक बड़ी उसकी बात है, कोई बड़ा संस्थान का नाम नहीं था उसमें कि उसको उन्होंने लाइक कर, मतलब उनसे जुड़ा हुआ हो या उनके साथ में वैसा कुछ काम कर रहा हो। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। आज एक सही तरीके से मुझे लगता है कि ये जो कैंसर के लिए हम जो काम कर रहे हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लोग आगे पीछे बोलते, लेकिन मुझे अपने अंदर से मालूम है कि ऐसे लोग की ही ज़रूरत है मुझे, जो प्रोत्साहन कर। देवी अहिल्या को, डॉक्टर अजय हायडा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है प्रोत्साहन की, बाकी और किसी की नहीं, जो सिर्फ पीठ पीछे कुछ भी बोलें, बातें करें, वी डोंट केयर। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये हर्ष भरते हैं। और अब हमको पता है हम जा रहे हैं सही रास्ते पर और बिल्कुल आखिर तक जाएंगे। और अपने व्यूअर्स को यहाँ पे ये जानकारी भी दे दूँ कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए 1993 में फर्स्ट टाइम विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 2000 के बाद से इसे लिया गया, घोषणा की गई और कई एक फॉर्मेलिटीज़ के ज़रिए भी गुजरना पड़ा। तो ये वाकई हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत करती है, एक विज़न लेकर आती है हमारे बीच, और वो ऑर्गेनाइजेशन आज हमसे किसी न किसी सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी न किसी एक एक्टिविटी के ज़रिए जुड़ती है। तो ये सवाल के साथ डॉक्टर आशीष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त असल में रणनीति आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की देख रहे हैं, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की अगर वास्तविक स्ट्रेटजी पे अगर मैं आऊँ, आगे का क्या रोड मैप होने जा रहा है? जिस तरीके से इस वर्ष का जो थीम है कैंसर की जंग जीतेंगे हमने रखा है, तो अगला रोड मैप क्या होने वाला है? सर, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। हमारा जो एक नेक्स्ट मोटो है कि इसको हम और किस तरह से इलाज कर सकें, जन जन तक पहुंचना। अगर जिस दिन हम जन जन तक पहुंच गए, हर हिंदुस्तानी तक पहुंच गए, हर हिंदुस्तान के आदमी तक पहुंच गए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रीट करने का तरीका है और चीज़ें मतलब एक तरीके से पेशेंट खुद ब खुद अवेयर हो जाए उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो इस हमारा एम तो वही है। अब उसका बस रोड मैप हमारे पास तैयार है, हमारे पास चीज़ें तैयार है, बस हम उसको आगे बढ़ने की दे रहे हैं। और शायद नहीं, डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ पर। और अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं बीमारी पे आकर बात करना चाहूँगा। जब आप नॉर्मल डेज़ में जब पेशेंट से मिल रहे हैं, जो नए लोग ख़ास तौर पे इस वक्त फ़र्स्ट टाइम जिनसे आप मिल रहे हैं, पेशेंट में कितना कैंसर बीमारी को लेकर चीज़ें बदली है? आज से हो सकता है 3 साल पहले जब आप मरीजों से मिलते थे तो स्थिति कुछ डिफरेंट होगी, आज 3 साल बाद डिफरेंट हो सकती है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है कैंसर बीमारी के बढ़ने की, वो किस तरह की नज़र आ रही है? तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो शुरुआत में था और अब था वो बहुत डिफरेंस हो गया। पहले हमने पैन एंड पैलेटिव केयर सेंटर के तौर पे चालू करा था और आज हम क्यूरेटिव सेंटर के तौर पे काम करते हैं। हम खुद अपने आप को हम कैंसर हॉस्पिटल बोला जाता है। ये आप कॉन्फिडेंस देखिए, जो हम देवी अहिल्या पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर कहा जाता था, आज हम अपने आप को देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल बोल रहे हैं। तो ये जो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो एक्सपीरियंस से ही हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट को पैलेटिवली ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम क्योरेटिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दिया जा रहा है। जब मेरे से मुलाकात होती है पेशेंट की, जब हम पेशेंट के अटेंडर उनके साथ में कहा जाता है, तो हम बोलते हैं उन्हें, हम आपको पैलेटिव ट्रीट कर रहे हैं लेकिन हमारा मोटिव है आपको क्योरेटिव ट्रीट करना। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा बदला और एक पॉजिटिव वे में ही बदला, एक कॉन्फिडेंस भर दिया है हम लोगों के अंदर, देवी अहिल्या टीम के अंदर, कि जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। डॉक्टर आशीष जी, अब हमारे पास कुछ ही समय रह गए हैं और मुझे लगता है कि एक हाइलाइट्स जो है कंट्री के बारे में मैं अपने व्यूअर्स को दूं, तो आप अपने मन से कुछ स्टेट बोलेंगे और उस स्टेट का जो आंकड़ा है, एक तो कैंसर मरीज जिनकी मौत हुई है वो संख्या मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, साथ ही प्रेजेंट में मतलब जो 2022 में जो डाटा हमारे बीच आया है वर्ष 2022 को लेकर, वो डाटा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप कौन से स्टेट के बारे में जानकारी अपने व्यूअर्स के बीच शेयर करना चाहेंगे?
सर मेरा ही स्टेट ले लीजिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति बन रही है, वर्ष 2022 का अगर मैं जिक्र करूं तो तकरीबन 45,176 लोगों की मौत हुई है कैंसर से वर्ष 2022 में। और अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं जो हमारे सामने बनकर आई, वो तकरीबन 81,901 कैंसर केसेस सामने आने की खबर यहाँ पे मिल रही है। अगला स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अगर मैं जिक्र करूं तो टॉप 5 में ये स्टेट इस वक्त नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर वर्ष 2022 का जिक्र करूं तो तकरीबन 66,879 कैंसर मरीजों की मौत हुई है और साथ ही तकरीबन 1,21,717 कैंसर केसेस सामने आए हैं वर्ष 2022 में। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही डराने वाले एक स्टैटिक्स है। पूरा टॉप 5 में है और टॉप पे पता नहीं क्या होगा। शायद अब उत्तर प्रदेश को ले लें हम। सबसे अगर उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं, जहां पे इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बहुत बड़ी रणनीति है उनके सामने। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो टोटल जो नंबर है, ख़ास तौर पे मैं कैंसर केसेस का अगर जिक्र करूं वर्ष 2022 का, तो 2,10,958 कैंसर केसेस के सामने आए और तकरीबन 1,16,818 कैंसर मरीजों की मौत हुई है एक वर्ष में, वर्ष 2022 में। ये संकेत बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर है, हमारे लिए भयावह है, ख़तरनाक है। और ऐसे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव लेना हो जाता है। अगला स्टेट आपसे जानना चाहूँगा। केरला के अगर जाएं हम उस तरफ, तो अगर मैं केरला की तरफ अगर रुख करूं तो केरला में भी स्थिति इतनी सामान्य नहीं है। हालांकि केरला को सबसे एजुकेटेड स्टेट कहा जाता है। ऐसे में वर्ष 2022 में तकरीबन 32,271 कैंसर मरीजों की मौत हुई है और जो टोटल आंकड़ा जो दिख रहा है कैंसर केसेस के, वो है तकरीबन 59,143। इसको हम 60,000 के करीब देख सकते हैं। केरल की स्थिति है। जबकि केरल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, एक अलग पर्सपेक्टिव है। जब डॉक्टर अजय हाडिया सर की वहाँ पे विज़िट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक नेचर है और वहाँ पे नेचुरल के रिगार्डिंग कई चीज़ें हैं, हर्ब्स के रिगार्डिंग कई चीज़ें हैं। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? सर हाँ बिल्कुल, केरला को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ पे भगवान खुद रहते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ब्यूटिफिकेशन है, इतने, और वहाँ के हर्ब्स और वहाँ के जो अनुसंधान है, जो आयुर्वेद है, वो बहुत रिच है। हमने लेकिन उसके प्रति कोई भी अभी तक स्टडी, मैं फिर वही बोलता, हम खुद पे विश्वास ही नहीं करते। वहाँ के खुद के लोग हमें ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें, लेकिन उस पर रिसर्च जो हो रही है, रिसर्च अभी तक उस पॉइंट ऑफ व्यू तक ही नहीं गई है। वहाँ पर तो इतनी रिसर्च मेरे को लगता है हो जानी चाहिए थी किसी प्लांट को लेकर, किसी डिजीज़ को लेकर के, कि उसको इरेडिकेट कैसे करें किसी प्लांट के थ्रू। लेकिन वहाँ की सच्चाई यही है कि वहाँ पे इतना कुछ रिसर्च वर्क हो ही नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खामी है। अगला कौन सा स्टेट है जिसके आंकड़ा आप खास तौर पे हमारे व्यूअर्स के बीच जानना चाहेंगे? तेलंगाना। ऑलराइट, तेलंगाना के पास चलूँगा। तेलंगाना खोजना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आंकड़ा इस वक्त मेरे सामने है। और तेलंगाना वर्ष 2022 का जिक्र करूँ तो तकरीबन 27,339 कैंसर मरीजों की मौत हुई है। ये भी आंकड़ा कोई कम नहीं है। और तकरीबन 49,983 से हम 50,000 समझ सकते हैं। 50,000 एक वर्ष में कैंसर मरीजों की संख्या यहाँ पे बनकर आ रही है और तकरीबन 50,000 से मतलब आधे से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है कैंसर से। बिल्कुल शेखर जी, और जो अभी तक जितने भी मैंने राज्य बोले हैं उसमें माने हुए कैंसर संस्थान इसी राज्यों में मौजूद है, मुझे लगता है। आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, कैलकाटा भी ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, माने हुए, कहीं ना कहीं माने हुए कैंसर संस्थान है। और उसके बाद ये उस राज्य की हालत है। दूसरे छोटे मोटे राज्य हैं उनकी तो आप भूल जाइए। उड़ीसा में क्या है स्थिति, देखें ज़रा। उड़ीसा की अगर मैं जिक्र करूँ तो उड़ीसा में जो वर्ष 2022 में जो मामला बनकर आया, तकरीबन 29,287 कैंसर मरीजों की मौत हुई है और तकरीबन 52,960 कैंसर केसेस वर्ष 2022 में देखने को मिली है। उड़ीसा की भी स्थिति हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब भयावह है। बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, भयावह तो मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान की स्थिति कैंसर को लेकर के हो रही है, क्योंकि एक महामारी का रूप लेते जा रही है बीमारी। और उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के क्या हाल है? जम्मू कश्मीर में चलूँगा डॉक्टर आशीष जी, लेकिन एक पंजाब के बारे में पर्सपेक्टिव अलग डेवलप की जाती है कि साहब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस हैं। ऐसे में जो पंजाब की स्थिति है वो अगर आप अलाउ करें तो मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को। सो पंजाब की जो स्थिति है, वर्ष 2022 में तकरीबन 23,301 कैंसर मरीजों की मौत हुई है और वर्ष 2022 में जो टोटल केसेस देखने को मिला वो 40,435 केसेस सामने आए।
क्या कहना चाहेंगे पंजाब को लेकर? वैसे ये कहा जाता है कि वहाँ के जो युवा हैं वो नशा कुछ ज़्यादा करते हैं, बस या फिर पंजाब को यूं ही बदनाम किया जा रहा है? देखिए सर, पंजाब को बदनाम तो हम क्या ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें इतनी भयंकर या भयावह हो, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा मोटिव है, क्योंकि वही केमिकल्स। अब जब हम नशा की बात करें, हम कैसे भी ड्रग्स की बात करें, तो केमिकल्स की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम उसी से तो लड़ाई लड़ रहे हैं, केमिकल से। उसको छोटे मात्रा में ले रहे हैं, पूरा देश उसको ले रहा है, तो उसको धीरे धीरे हो रहा है, और जो अधिक मात्रा में वहाँ पे ले रहे हैं तो उससे उनको जल्दी कैंसर हो रहा है, और बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। जम्मू कश्मीर का अगर मैं जिक्र करूं तो तकरीबन वर्ष 2022 में 7,396 कैंसर मरीजों की मौत हुई है, और टोटल जो केसेस है वो तकरीबन 13,395 के करीब है। मुझे लगता है सबसे रिच यही है, सबसे कम रिस्की और सबसे कम कैंसर के मरीजों वाला देश। सिक्किम का अगर मैं जिक्र करूं तो सिर्फ 308 कैंसर मरीजों की मौत की पुष्टि यहाँ पे हुई है, और तकरीबन 496 टोटल केसेस वर्ष 2022 में नज़र आई है। आपको देखिए सर, अगर अब हम 7 सिस्टर्स की बात करें या यूनियन टेरिटरीज़ की उस साइड की बात करें, हमारे सिक्किम हुआ, नागालैंड हुआ, वहाँ पर आप जब जाएंगे और लोगों को देखेंगे तो अभी तक अपने स्तर पे जुड़े हुए हैं, अपनी रूट्स को पकड़े हुए हैं। वो वहाँ पे वो ट्राइबल्स ज़्यादा मिल सकते हैं। नागालैंड में बात करूँ मैं, गुवाहाटी उस साइड जाएँ तो वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत हैं, और वो ट्राइबल्स अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, और उनको वो अपना ट्रीटमेंट ही खुद करते हैं। वो डिपेंडेंट किस चीज़ से है? अपने प्लांट पौधों से डिपेंडेंट है, कि अगर बीमारी होती तो वो वहीं पर ही ठीक कर लेते हैं, और वो खाते पीते भी उस टाइप का ही है। मतलब एक इन्फ्लुएंस जो है, बाहर का इन्फ्लुएंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। मैं बोलूँगा कि मुगल नहीं पहुँच पाए तो ये बीमारी कहाँ तक पहुँचेगी उस साइड पे। तो एक चीज़ ये बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए। मणिपुर का अगर मैं जिक्र करूं तो तकरीबन 1,220 कैंसर मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 2,097 के करीब कैंसर केसेज सामने आए हैं। त्रिपुरा का अगर जिक्र करूं तो 1,651 कैंसर मरीजों की मौत की खबर है, तो वहीं पे 2,715 कैंसर केसेज सामने आए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक स्थिति अलग बन रही है। बिल्कुल सर, स्थिति तो बहुत हद तक बनी हुई है, और आप उसको जोग्राफिकली देख सकते हैं कि स्थिति कहाँ ज़्यादा भयंकर है और कहाँ स्टेबलाइज्ड है। तो इसी से आपको मोटिव भी पता लग जाएगा, या फिर ट्रीटमेंट का तरीका, या आपको जोग्राफिकली भी पता चल जाएगा कि इस चीज़ में क्या हो रहा है। और वहाँ पर जब हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए बारे में, तो हमको ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में या इस जगह पर ये बीमारी क्यों है। पर्टिकुलरली कैंसर ही नहीं, अगर मैं बात करूं मलेरिया की बात कर लें, हम जोस्टम की बात कर लें, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो हमको पता चलता है कि रूट कॉज क्या है उसका, और रूट कॉज के हमको लड़ने का तरीका कैसे, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इस जोग्राफी, आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है जोग्राफिकली करना, तो इससे हमको आज क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर लोग को ज़्यादा बीमारी घेर रही है और कहाँ पर लोग सेफ साइड्स ज़्यादा हैं। ये चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। दिल्ली को लेकर कई लोग जो हैं मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। दिल्ली को लोग एक पोल्यूशन के नज़रिया से भी देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ की जो वातावरण है वो ज़्यादा प्रदूषित है। कई रणनीति भी हमने देखा, ऑड इवन का फॉर्मूला हमने दिल्ली से देखा। दिल्ली को लेकर अगर मैं जिक्र करूँ तो तकरीबन 14,917 कैंसर मरीजों की मौत की खबर है। वहीं पे 26,735 एक वर्ष में, मतलब 2022 में तकरीबन इतने केसेस आए। मतलब क्या कहता है ये आंकड़ा? सर, राजधानी है, और मुझे लगता है दुनिया भर से या पूरे हिंदुस्तान से तो कैंसर पेशेंट्स वहाँ आते ही हैं, और इसी चीज़ के लिए वो बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है दिल्ली एक चेतावनी दे रही है हमें अब, कि उसका अब जो गला है पूरी तरह से घुट चुका है, और हमें दिल्ली वासियों को या देश को मिलकर के उसके गले को बचाना है। ऑलराइट डॉक्टर आशीष जी, इसके बाद चंडीगढ़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा। चंडीगढ़ में तकरीबन 598 कैंसर मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं पे वर्ष 2022 में 1,088 कैंसर केसेस सामने आने की खबर आई। इसके साथ छत्तीसगढ़, जो हमारे बहुत करीब कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के बेहद करीब, छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है तकरीबन 16,057 कैंसर मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं वर्ष 2022 में 29,253 कैंसर केसेस टोटल जो है वो सामने आई है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत दुखद है एक तरीके से। जहाँ पे 29,000 है वहाँ पे 16,000 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर आशीष जी, जिस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में भी हमने बातचीत बहुत विस्तार से नहीं किया है। कई लोग हैं जो कमेंट में इस वक्त ख़ास तौर पे जुड़ रहे हैं,
वो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जिक्र कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिखा है। इसके साथ डॉक्टर हिमालय पटेल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ सोफ़ी सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर भी देख रहे हैं। साथ ही राधिका मौर्य जी हैं, गुड जॉब उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी संदेश लिखा है कि मैं भी, उनकी भी निगाहें हैं। साथ ही गुरु जी हॉस्पिटल करके हैं, उन्होंने लिखा है कि वेरी बेस्ट थिंकिंग एंड पर्पस। इसके साथ युवराज सिंह जी ने राइट लिखा है। माया मंडलोई जी ने बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर उन्होंने कमेंट में लिखा है। साथ ही राम किशोर सिंह जी ने अहिल्याबाई कैंसर हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट कैंसर इन इंडिया उन्होंने लिखा है। साथ ही इस वक्त डॉक्टर अजय हाडिया सर भी हमें वॉच कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं आपसे एक फीडबैक लूँगा, जिस तरीके से व्यूअर्स की भी निगाहें आज के इस दिन पे बनी थी, जिस तरीके से ये कमेंट किए जा रहे हैं, इनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं खुले दिल से आपका बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस इनिशिएटिव में साथ हैं हमारे, और मुझे खुशी है कि हमारे बैक में कोई खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बैक तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय हाडिया जी, जो हमें शायद देख रहे हैं, कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिए, लेकिन एक आप ही एक प्रोत्साहन है हमारे लिए इस चीज़ को काम करने के लिए। आपने ही अपनी ये जो सफलता है, ये आपके ही दृढ़ निश्चय और इतने सालों की जो आपकी तपस्या है, उसी के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं और इस एक इनिशिएटिव की तरह मैं कहूँगा कैंसर के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। एक आपकी ही तपस्या है जो इस चीज़ को यहाँ तक लाके पहुँची है। थैंक यू सर। और साथ ही डॉक्टर नंदिनी हाडिया मैम का भी कमेंट यहाँ पे आया कि वर्किंग वेरी हार्ड एवरी डे। साथ ही ग्रेट वर्क सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू ऑल राइट। और मुझे लगता है कि कई सारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त कमेंट लिखेंगे और वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनके यहाँ पे फीडबैक को पढूं। मेरी कोशिश थी कि जो लोग भी अब तक मतलब कमेंट किए उनका मैंने ये प्रतिक्रिया लिया। और डॉक्टर आशीष जी, आप मेरे साथ कैंसर दिवस, विश्व कैंसर डे के इस खास अवसर पे विशेष तौर पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी। मैं अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और इस उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे इनिशिएटिव से ऐसे ही जुड़े रहें और पॉजिटिव की तरह हमें काम करना है। कैंसर पेशेंट को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप जब तक आपके अंदर लड़ने की तमन्ना है तब तक आप एक योद्धा हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो दिन था, सच मायने में अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर अजय हाडिया सर के साथ मुझे बातचीत करनी थी, लेकिन ये मौका नहीं मिल पाया। सर एक्चुअली आंध्र प्रदेश के गवर्नर के साथ आज उनका एक इवेंट था जहाँ पे उनको विश्व कैंसर दिवस पे फेलिसिटेट किया गया है, उन्हें विशेष तौर पे सम्मानित किया गया है। ये मौका हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड से भरा है। सर को भी यहाँ से हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और अपने व्यूअर्स से खास तौर पे ये संदेश साफ तौर पे मैं साझा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कैंसर बीमारी को लेकर इस वक्त चुनौतियाँ बन रही है, इन चुनौतियों को हमें मजबूती से एक्सेप्ट करना है और इससे मुकाबला भी करना है। आप सब लोग अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।